ठंड में 5 जुगाड़ू बहू की एक कमरे में तैयारी। दिसंबर की वो सुबह कड़कड़ाती हुई ठंड लेकर आई थी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा हुआ इंसान भी धुंधला नजर आ रहा था। गांव के किनारे में बने महेश जी के घर को चारों तरफ से ओस ने घेर लिया था। महेश जी खांसते हुए कमरे से बाहर निकलते उन्होंने एक पुरानी शॉल ओढ़ी हुई है जिसमें कई जगह रफू है। अरे ये सर्दी इस बार तो जान लेकर ही माने गई। अरे संध्या, देखो तो बहू ने चूल्हा जलाया कि नहीं। अभी कहाँ से चूल्हा जल जाएगा, ओस के कारण पूरी लकड़ियां गीली हो गई हैं। बेचारी मीना और कविता बहू तो अंधेरे से ही लकड़ियां सुखा रही हैं। उतने में छोटी बहू मनीषा कमरे से बाहर निकलती है। ठंड के कारण मनीषा के हाल बुरे हो जाते हैं। ऊपर वाले ये ससुराल है या अंटार्कटिका। हाथ की कुल्फी बनी जा रही है। सही कहा था मम्मी ने, गांव की सर्दियां हड्डियों में जम जाती हैं। दोपहर का समय होता है। हवेली में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और बड़े बड़े पार्सल रखे हैं उसमें। अरे कोरियर वाले भैया, जरा संभल के रखना, बहुत महंगा हीटर है और एक कंबल भी नए हैं और जो इलेक्ट्रिक कंबल है उसको ऊपर भिजवा दीजिए। महेश जी के आंगन में बड़ी बहू मीणा और उसके साथ उसकी देवरानियां मिलकर बर्तन मांज रही हैं। ठंड के कारण उनके हाथ नीले पड़ गए थे और भी बहुएं आंगन में ही बैठी थीं। अरे मीना भाभी, आप इतनी सर्दी में बर्तन धो रही हो, देखो तो हाथ पूरे नीले पड़ गए हैं। मनीषा, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? इतनी पतली साड़ी पहनकर बैठी हुई हो। इस बार मौसम विभाग ने बताया है कि इतनी सर्दी पड़ेगी कि हड्डियां जम जाएंगी। कुछ तैयारी की है सर्दी की, या इस बार भी फटे पुराने कपड़ों से ही सर्दी काट लेंगी? धन्यवाद, तुमने हमारे बारे में सोचा। हम देख लेंगे हमें क्या करना है। देख लेना, ऐसा ना हो कि हीटर के चक्कर में मेरे ही घर आना पड़े। खैर, मैं चलती हूँ, मेरा गीजर ऑन है। कामिनी तो अपनी अमीरी का जलवा दिखाकर चली गई, लेकिन महेश जी के घर में छाई खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मनीषा के चेहरे पर मायूसी और बढ़ गई थी। दीदी, बात तो सही कह रही थी कामिनी, सर्दी बहुत ज्यादा है और हमारे पास स्वेटर भी नहीं है पहनने के लिए, प्रिवेसी भी नहीं है। एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता है। मुझे डर लगता है इस ठंड में हम बीमार पड़ जाएंगे। संध्या जी मनीषा को गले लगाती, लेकिन उनके पास भी जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। तभी बहू मीना आगे आती है और अपनी देवरानी के आंसू पोंछती है। मनीषा, बस बहुत हो गया। कामिनी ने हमें अपनी अमीरी दिखाई, अब हम उसे अपना हुनर दिखाएंगे। किस्मत में हमें गरीब बनाया है पर लाचार नहीं। हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। आज से ही हम लोग रोएंगे नहीं, बल्कि ठंड से बचने के कुछ जुगाड़ करेंगे। पर दीदी कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। जितना इस घर के बेटे कमाते हैं उनसे तो बस खाना पानी ही हो पाता है। अभी तो रास्ता मुझे भी पता नहीं, पर ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाते हैं। सबसे पहले हम इस बड़े से कमरे को 2 हिस्सों में बांटेंगे। अगले दिन दोपहर के समय पांचों बहुएं खेत में सूखी लकड़ियां और घास चुनने गईं। वहां मनीषा की नजर दूर कुछ बच्चों पर पड़ती है। देखिए तो, वो बच्चे मिट्टी से कैसे खेल रहे हैं, अपना छोटा सा घर बनाए हुए हैं। पांचों बहुएं देखती हैं कुछ बच्चे गीली मिट्टी में भूसा मिलाकर झोपड़ी बना रहे हैं। अरे, ये बच्चे तो कमाल कर रहे हैं। देखो कविता, इन्होंने मिट्टी में भूसा मिलाया है। भूसा डालने से मिट्टी फटती नहीं और जमकर पत्थर जैसी सख्त और गर्म हो जाती है। दीदी, अगर ये बच्चे मिट्टी से छोटा घर बना सकते हैं तो क्या हम उसी मिट्टी से और भूसे से अपने कमरे के बीच में एक दीवार खड़ी नहीं कर सकते? शाम को बहुएं मिट्टी और खाली बोरियां लेकर घर लौटती हैं। पति नीलेश और रितेश भी वहीं खड़े हैं। मीना, ये क्या, घर में इतनी मिट्टी क्यों लेकर आई हो? नीलेश जी, इसे मामूली मिट्टी मत समझिए। हम इस मिट्टी से कमरे के बीचों बीच एक थर्मल दीवार बनाएंगे। आप लोग बस बांस के खंभे गाड़ दीजिए, बाकी हम बहू ही संभाल लेंगे। आज से बच्चों को अलग कमरा मिलेगा और बड़ों को अलग। इस तरह हमारे घर में 2 कमरे हो जाएंगे। नीलेश भैया, वैसे मीना भाभी ठीक ही कह रही हैं। थर्मल दीवार वाला जुगाड़ बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि मिट्टी और भूसा ठंड को सोख लेता है। पतियों ने मिलकर बांस के खंभे गाड़े और बहू ने बोरियों में मिट्टी भूसा भरकर ईंटों की तरह जमा दिया और देखते ही देखते एक कमरा 2 कमरों में बंट गया। मिट्टी की वो मोटी दीवार बाहर के बर्फीली हवाओं के लिए दुश्मन जैसी थी। अरे ये दीवार तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई गर्म पत्थर। संध्या, अरे छू कर तो देखो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये दीवार तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। मेरी बहुओं ने तो मिट्टी से जादू कर दिया। हाँ माँ, आपकी बहुएं तो बड़ी जुगाड़ू हैं। मैं तो इसे पागलपन समझ रहा था, पर इस मिट्टी और भूसे के जोड़ ने तो ईंट और सीमेंट को भी फेल कर दिया।
अब हम भाइयों को भी सुकून है, कम से कम घर में एक मर्यादा तो बनी। बहू की प्रवेशी का जो जुगाड़ है बहुत ही अच्छा है। दीवार की दूसरी तरफ बच्चों का कोना है। बच्चे दीवार पर टेक लगाकर बैठे हुए हैं। चाची, आज पहली बार लग रहा है कि मेरा भी अपना एक कोना है। अब मैं आराम से यहाँ अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, नहीं तो पहले सब एक ही जगह ठूसे रहते थे। और देखो दीदी, इस दीवार के पास बैठने से पीठ को कितनी गर्मी मिल रही है। मम्मी, क्या हम रोज यही सोएंगे? हाँ बेटा, अब तुम सबको ठंड नहीं लगेगी। दीवार ने हवा तो रोक दी थी, पर अब बारी थी बिस्तर की। घर में रुई खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन घर की औरतों के पास पुरानी साड़ियों का भंडार था। मनीषा, वो संदूक में मेरी पुरानी सूती साड़ी है, निकाल कर ले आओ। कविता, तू रीना के साथ मिलकर मक्के के सूखे छिलकों को कूटकर मुलायम कर ले। आज हम ऐसी रजाई बनाएंगे जिसे ओढ़ते ही पसीना आ जाएगा। दीदी, साड़ी सी रजाई? रजाई में तो रुई भरी जाती है ना? रुई नहीं है तो क्या हुआ, हम दलिया रजाई बनाएंगे। इसमें साड़ियों की 1-2 नहीं बल्कि 15 से 20 परतें एक के ऊपर एक बिछाई जाती हैं और बीच में मकई के छिलकों के मुलायम रेशे। तभी नीलेश, रितेश और मुकेश कमरे में झांकते हैं। देखते हैं कि पूरे कमरे में साड़ियां फैली हुई हैं। अरे भाई, यहाँ तो साड़ियां ही साड़ियां बिछी हुई हैं। क्या फिर से कोई नया जुगाड़ चालू हो गया? यह तो तंबू के जैसे लग रहा है। उड़ा लीजिए मजाक। जब हमारी ये साड़ियों की रजाई बनकर तैयार होगी ना, फिर आप देखिएगा। पर इसे सिलोगी कैसे? इसे सीने में तो हफ्ते लग जाएंगे। इतनी मोटी परतों में टाका कैसे लगेगा? देवर जी, हमारे जुगाड़ पर शक मत करिए। इससे पहले भी आप लोग हंस रहे थे, लेकिन हम 5 बहू ने मिलकर मिट्टी की दीवार खड़ी कर ही ली। हाँ, एक मदद जरूर कर दीजिएगा कि बाहर पुराने जूट के बोरे रखे हैं ना, आप उन्हें साफ कर दीजिए। उन्हें हम इस रजाई के नीचे लगाएंगे, वो जमीन की ठंडक को सोख लेंगे। संध्या जी पास आकर साड़ी का कोना पकड़ती हैं। ध्यान रखना बहुओं, सबसे नीचे वाली परत थोड़ी मोटी रखना। और इंदु, पायल, तुम दोनों अपनी पुरानी कॉपी के फटे पन्ने लाओ। हम रजाई के किनारों पर कागज की एक पट्टी सिलेंगे, इससे हवा अंदर नहीं घुस पाएगी। अभी लाई दादी, हम लोग भी आपकी मदद करवाएंगे क्या टाका लगवाने में? ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है। राजू बहुओं के एक दिन की पूरी मेहनत के बाद जुगाड़ू रजाई बनकर तैयार हुई। जैसे ही ससुर महेश जी रजाई के अंदर पैर डालते हैं, अरे मैं तो हैरान हूँ, कमाल कर दिया मेरी 5 बहुओं ने। यह जुगाड़ू रजाई किसी हीटर से कम नहीं है। पैर डालते ही गर्माहट सिर तक पहुँच गई। शहर के महंगे महंगे कंबल भी इस जुगाड़ू रजाई के सामने फेल हैं। और हाँ, इसमें तो रुई की कमी भी महसूस नहीं हो रही है। अभी तो शुरुआत है बाबूजी, अब हम अपनी जुगाड़ से सर्दी की सारी तैयारी कर लेंगे। अगली सुबह ताजी ताजी धूप लेने मोहल्ले की सभी औरतें महेश जी के घर के सामने चबूतरे पर इकट्ठा होती हैं। तुम्हारे घर के सामने एक मकई के छिलकों का ढेर क्यों लगा हुआ है? कोई नया जुगाड़ तो शुरू नहीं कर दिया? कामिनी दीदी, इसे हमारा नया जुगाड़ ही समझी। हम लोगों ने मक्के के छिलके और साड़ियों से एक बहुत ही अच्छी गरम रजाई बनाई है। ओफो, भला साड़ियों से भी कहीं ठंड रुकती है? देख रही है मम्मी जी, अब तो लोग इतने गरीब हो गए हैं कि रुई के नाम पर कचड़ा ओढ़ रहे हैं। हाँ कामिनी, मैंने तो सुना है उन्होंने मिट्टी और भूसे की दीवार भी खड़ी कर ली है। घर है या चिड़िया घर? भला ये कचरा और मिट्टी इतनी कड़ाकेदार ठंड का मुकाबला कर पाएगी? मोहल्ले के अमीर पड़ोसी तो बहुओं के जुगाड़ का मजाक उड़ा रहे थे। वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुओं के जुगाड़ से प्रभावित हो रहे थे। मीना बहू, बुरा मत मानना, पर क्या सच में वो साड़ियों वाली रजाई गरम है? मेरा पोता रात भर पसलियों में दर्द से रोता है। मेरे पास नए कंबल के पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे सिखाओगी कि वो कैसे बनाते हैं? क्यों नहीं शांति काकी, आप दोपहर को घर आइए। हम सब बहुएं मिलकर आपको दिखाएंगे कि हमने वो रजाई कैसे सिली। ठंड सबके लिए एक जैसी है, तो हम मिलकर ही लड़ेंगे। हर बीतते दिन के साथ सर्दी और बढ़ रही है। आंगन में संध्या जी और उनके पोते पोती पुराने स्वेटर पहने हुए बैठे हैं। स्वेटर में छेद हो गए हैं और बहुत पतले हो गए हैं, जो सर्दी नहीं रोक पा रही है। दीदी, सुरेश का ये स्वेटर तो काफी पुराना हो गया है और इसमें छेद भी हो गए हैं। इसे पहनना ना पहनना एक ही बराबर है। आशुतोष ने कहा था, वो कह रहे हैं कि इस महीने सिर्फ राशन के ही पैसे बचे हैं। बात तो सही कह रही हो, बच्चों के स्वेटर बहुत पतले हो गए हैं, छेद भी हो रहे हैं। लेकिन दुखी मत हो करिश्मा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। पड़ोस की आंटी मिसेस खन्ना न्यूज़पेपर को ढेर लेकर कचरे के डिब्बे में फेंकने जा रही हैं। तभी एकदम से मीना की नजर मिसेस खन्ना के ऊपर पड़ती है। अरे खन्ना आंटी, रुकिए, ये न्यूज़पेपर फेंकी मत, ये मुझे दे दीजिए।
अरे मीना, ये रद्दी का ढेर को क्या करोगी? वैसे भी घर में इतना मिट्टी और भूसा जमा कर रखा है, अब क्या रद्दी पेपरों का गोदाम भी खोलना है? अरे खन्ना आंटी, आपके लिए रद्दी है, मेरे लिए जरूरत, दे दीजिए मुझे। अरे अरे उदास क्यों हो रही हो? ले लो, मैं तो वैसे भी फेंक ही रही थी। मीना अखबार लेकर अंदर आती है, तभी सभी लोग मीना को गौर से देखने लगते हैं। जब तक हम अपने बच्चों को नए स्वेटर नहीं दिला सकते, तब तक उनके पुराने स्वेटर में ही न्यूज़पेपर लगाकर सिलाई कर देते हैं। इससे हवा अंदर नहीं जाएगी। हमारा ये सस्ता जुगाड़ हमारे बच्चों को सर्दी से बचा सकता है। कविता और करिश्मा सुई धागा लेकर बैठती हैं। वो बच्चों के फटे स्वेटर्स के अंदर न्यूज़पेपर की 3-4 परतें बिछाकर उन्हें कच्ची सिलाई से टांकना शुरू करती हैं। देखना रीना, ये न्यूज़पेपर हवा को कैसे रोकेगी? जैसे पत्थर की दीवार। कागज के बीच में जो हवा फंसती है वो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। अगर इतने ही बुरे दिन आ गए थे तो मुझे बता देती। पड़ोसन कामिनी छत से बच्चों को पेपर वाले स्वेटर में देखकर उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। वाह भाई वाह, अब महेश जी के पोते पोती खबरें पहनकर घूमेंगे। अगर इतने बुरे दिन आ गए थे तो बता देती। मेरे नौकर के बच्चे के कुछ ऊनी कपड़े पड़े हैं, मैं वो दे देती। अरे कम से कम इन बच्चों का मजाक तो ना बनवाओ। लोग जो कहेंगे वो लोगों की सोच है, पर हम इस ठंड से बचने के लिए जो जुगाड़ कर सकते हैं वही करेंगे। और अगर इस 2 रुपए की रद्दी अखबार हमारे बच्चों को ठंड से बचा सकता है तो हमें कोई शर्म नहीं है इन्हें ये पहनाने में। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम उनके लिए अच्छे स्वेटर भी ले आएंगे। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए कामिनी, जिनके पास बड़े बड़े महल हैं, बहुत पैसे हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों की तकलीफ का मजाक उड़ाते हैं, जिनके दिल ठंडे पड़ चुके हैं। कामिनी मुंह बनाते हुए नीचे चली जाती है, लेकिन दूर से शांति और सावित्री ये सब कुछ देख रही थी। दोनों महेश जी के घर आती हैं। मीना बहू, सच में क्या ये कागज सर्दी रोक लेगा? मेरे मुन्ने को निमोनिया होने का डर रहता है। स्वेटर खरीदने की मेरी औकात नहीं। सावित्री बहन, तुम अंदर आ जाओ, हम तुम्हें दिखाते हैं कि ये कैसे बनता है। ये देखो, राघव ने पहन लिया है। दादी देखो, ये कागज का स्वेटर तो बहुत अच्छा है। इसको पहनने के बाद तो बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। अमीर लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही मीना बहू, उन्होंने तो कभी पैसों की कमी देखी नहीं, पर हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। सर्दी से भी बच जाएंगे, पैसा भी नहीं लगेगा। बहुओं की सद्बुद्धि से ठंडी हवा और रजाई का जुगाड़ तो हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके कारण बहुत ठंड लगती थी। सबसे बड़ी जमीन की ठंड। घर का फर्श तो रात में बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था। रुई के गद्दे खरीदने के पैसे नहीं थे, और जो पुराने गद्दे घर में थे वो इतने पतले हो गए थे कि ठंडक सीधे हड्डियों में चुभती थी। महेश जी की कमर में इसीलिए हमेशा दर्द रहने लगा था। ये घर का फर्श है, ये बर्फ की सिल्ली, इतना ठंडा है, पैर जमीन में रखो तो लग रहा है करंट लग जाएगा। बेचारे बाबूजी को भी इसीलिए कमर में दर्द रहता है। उनका गद्दा तो इतना पतला हो गया है कि ठंड रोक ही नहीं सकता। सच कह रही हो मनीषा, ये फर्श तो बहुत ठंडा है। हमने अपनी जुगाड़ से दीवारें तो गर्म कर ली और साड़ियों से रजाई भी बना ली, पर इस ठंडी जमीन का क्या करें? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि रुई के मोटे गद्दे खरीद सकें। दीदी, मैंने सुना है कि शहरों में जो फॉर्म के गद्दे मिलते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, लेकिन महंगे भी होते हैं। मैंने मुकेश से बात की, पर पैसों की कमी से वो चुप हो गए हैं। हमारी टेंशन लेने से या रोने से फर्श तो गर्म नहीं होगा। हमें ही कुछ सोचकर कोई जुगाड़ लगाकर इस फर्श को गर्म करना पड़ेगा। पर दीदी, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्री भी हो और रुई की तरह गर्म भी हो? वो देखो, मोहल्ले के लोग अलाव ताप रहे हैं और ढेरों मूंगफली खाकर छिलके फेंक रहे हैं। मैंने सुना है कि मूंगफली का छिलका कभी भी ठंडा नहीं होता है। अगर हम इन छिलकों को बोरियों में भरकर एक मोटा सा गद्दा बना ले तो सर्दियों से राहत मिलेगी। दीदी, मूंगफली का गद्दा मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? महेश जी की बहुएं कचरा बटोर रही हैं। मोहल्ले वाले ही तो पहले भी हमारी जुगाड़ पर हंस रही थी, आगे भी हंसेंगे, लेकिन हमारे इन जुगाड़ से हमारे परिवार वालों की सर्दी से राहत तो रहेगी। तो फिर हम मोहल्ले वालों की परवाह क्यों करें? चलो, इससे पहले कि मूंगफली का कचरा साफ कर दिया जाए, हम भर कर ले आते हैं। दोपहर की हल्की धूप है। मीना, कविता, रीना, करिश्मा और मनीषा आंगन में जूट की बड़ी बोरियां फैलाए बैठी हैं। पास ही मूंगफली के छिलकों का एक बड़ा सा ढेर लगा है, जिसे वे सुबह चौक से बटोर कर लाई थी। कविता, अच्छे से देख लेना, अगर छिलकों में जरा भी नमी हुई तो फिर ये छिलके गर्माहट नहीं देंगे। दीदी, ये जूट की बोरियां, ये तो बहुत ही खुरदुरी है, इनका गद्दा चुभेगा तो नहीं? नहीं मनीषा, हम इनके ऊपर पुरानी फटी चादर की 2 परतें टाकेंगे।
और देख, मैंने पुराने कपड़ों की कतरनें भी काट ली हैं। इन्हें छिलकों के बीच बीच में डालेंगे ताकि गद्दा सॉफ्ट रहे। बहुएं मिलकर बोरियों को सिलना शुरू करती हैं। वो बोरियों के अंदर छिलकों और सूखी घास की एक मोटी तह भरती हैं। तभी कामिनी अपनी बालकनी से यह सब देख लेती है। अरे ओ मीना दीदी, ये क्या कह रही हो? पूरा मोहल्ला मूंगफली खाकर छिलके फेंकता है और आप उन्हें घर के अंदर सजा रही हो। अलग शौकीन हो आप भी। तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रिक हीटर है, तुम्हें हमारी मजबूरी का एहसास नहीं होगा कामिनी। तुम बस लोगों का मजाक उड़ा सकती हो। शाम हो जाती है। गद्दे सिलकर तैयार हैं। ये काफी मोटे और भारी बने हैं। महेश जी के 5 बेटे काम से घर लौटते हैं। अरे ये क्या है? नया बिस्तर आ गया है क्या? बाबूजी, ये नए गद्दे हैं। आपकी बहुओं ने पूरा दिन मेहनत करके इन्हें बनाया है। महेश जी खुशी से गद्दे पे लेट जाते हैं। अरे ओहो, वाह भाई वाह। संध्या, जरा देख तो, यह गद्दा तो किसी मखमल से कम नहीं है। अरे सबसे बड़ी बात, नीचे की वो बर्फीली ठंडक गायब हो गई। मेरी पीठ को जो सिकाई मिल रही है वो तो दवा से भी बेहतर है। मनीषा, सच में कमाल कर दिया तुम लोगों ने। मैंने हाथ लगाकर देखा, गद्दे के नीचे फर्श बर्फ जैसी है, पर गद्दे के ऊपर हाथ रखो तो एकदम गुनगुना है। भैया, आज समझ आया कि अकल बड़ी होती है पैसे से। कामिनी के तानों का जवाब इन बहुओं ने अपनी मेहनत और अकल से दे दिया। ससुर जी चैन से सो जाते हैं और संध्या जी अपनी बहुओं को आशीर्वाद देती हैं। बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन महेश जी के घर में जुगाड़ की गर्माहट बनी हुई है। धीरे धीरे सर्दी और बढ़ती जाती है और अब बहुएं सोचती हैं कि हमको एक हीटर की जरूरत पड़ेगी। अरे आज तो बड़ी ठंड है। अब लग रहा है घर में एक हीटर होना चाहिए। ये पारा दिन ब दिन और गिरता चला जाएगा। अरे क्या हुआ? अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर खरीदने के पैसे नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास मिट्टी और आग तो है ना, हम हीटर का भी जुगाड़ कर लेंगे। दीदी, आप क्या कमरे के बीच में आग जलाओगी? धुआं भर जाएगा तो बाबा जी को घुटन नहीं लगेगी। नहीं मनीषा, आग नहीं, गर्मी जलाएंगे। आशुतोष जी, जरा वो बड़ा वाला मिट्टी का गमला और थोड़ी सी रेत ले आइए। करिश्मा ने मिट्टी के एक पुराने गमले के नीचे वाले छेद को बंद किया। उसमें आधे से ज्यादा सूखी रेत भर दी। चूल्हे की जलती हुई लाल ईंटों और धधकते कोयलों को उस रेत के बीचों बीच दबा दिया। ऊपर से गमले को मिट्टी के एक छोटे ढक्कन से ढक दिया, जिसमें 5-6 छोटे छेद थे। बाबूजी, आप देखिए, ये रेत कोयलों की गर्मी को सोख लेगी और धीरे धीरे पूरे कमरे में छोड़ेगी। ये बन गया हमारा जुगाड़ वाला हीटर। मेरी बहुएं लक्ष्मी तो थी ही, अब तो ये हमारे घर की धूप बन गई है। बाहर बर्फ गिरे या तूफान, अब इस घर में सर्दी हमेशा गर्म रहेगी। दिन बीतते गए। घर में जुगाड़ का सिलसिला ऐसा चला कि पूरा गांव अब महेश जी के घर की बातें करने लगे। लेकिन एक सुबह ऐसी आई जब घर में मेहमानों का आना तय हुआ और काम का बोझ दोगुना हो गया। आज तो मुश्किल हो गई। बाबूजी को नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, पर चूल्हे पर तो खाना बन रहा है। तुम बात तो सही कह रही हो, मेहमानों को भी आना है। चूल्हे में पानी रख दिया तो फिर खाना बनने में देर हो जाएगी, पर इस ठंडे पानी से बचने के लिए भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सोचो, जब चूल्हा जलता है तो आधी घर में तो इन दीवारों में बेकार हो जाती है। क्यों ना हम इस गर्मी से पानी गर्म करें? बहुओं ने मिट्टी के बड़े और मोटे मटके को चूल्हे के कोने में छोटी मेज के ऊपर रख दिया। मीरा ने तांबे का एक लचीला पाइप लिया और उसे चूल्हे के अंदर चारों तरफ स्प्रिंग की तरह घुमाकर फिट कर दिया। पाइप का एक सिरा ऊपर रखे ठंडे पानी के मटके से जोड़ा, दूसरा सिरा बाहर बाल्टी में छोड़ दिया। अरे कमाल है मीना, तुमने तो चूल्हे को ही बॉयलर बना दिया। तुम्हारे जुगाड़ के गीजर की वजह से अब हमें रोज गर्म पानी मिलेगा। अरे जीते रहो मेरे बच्चियों, मेरी बहुआ ने इस घर की हर मुसीबत को अपने हुनर से खत्म कर दिया। कामिनी कहती थी कि हम ठंडे पानी से जम जाएंगे, पर उसे क्या पता हमारे पास हमारी जुगाड़ू बहुएं हैं। मेहमान घर में आते हैं। वो भारी जैकेट पहने हुए लेकिन फिर भी कांप रहे हैं। अरे महेश जी, गांव में तो गजब की ठंड है। अरे पूरे रास्ते हमारी तो कुल्फी ही बन गई। अरे भाई साहब, आप बैठिए तो, हमारी बहुआ ने अपने जुगाड़ से इस घर में सर्दी को रोक रखा है। जैसे मेहमानों ने सौंठ और गुड़ की गर्म गोलियां खाई और दलिया रजाई में पड़ डाले, मानो उसकी तो सर्दी ही गायब हो गई। अरे वाह, ये रजाई तो किसी हीटर जैसी गर्म है। और ये पैरों के नीचे क्या रखा है? इतनी सुकून तो हमें शहर के सोफों पर भी नहीं मिलती। ये दीवारों से भी ठंडी हवा नहीं आ रही। हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन सर्दी से लड़ने वाले जुगाड़ जरूर है। ऐसे ही एक दिन बीतता है और अब मेहमानों के जाने की तैयारी होती है, लेकिन उनके चेहरे पर थकावट नहीं थी। अरे भाई महेश जी, हम शहरों के 5 स्टार होटल में रुकते हैं।
जहाँ रिमोट दबाते ही सारे काम हो जाते हैं, पर जो सुकून और गर्माहट आपकी बहुओं ने इस कच्चे घर में थी वो हमने आज तक कहीं भी महसूस नहीं की। आपकी बहुओं ने इस घर को अपने जुगाड़ से सजा दिया है। जैसे मेहमानों की गाड़ी निकलती है, गांव की फिजा ही बदल जाती है। दोपहर होते होते बादल काले पड़ जाते हैं। ये सिर्फ सर्दी नहीं थी बल्कि किसी खतरनाक तूफान का संकेत था। तभी जोरदार हवा चली और बिजली का ट्रांसफार्मर गिर जाता है। इससे पूरे गांव की लाइट चली जाती है। हाय हाय, इतनी सर्दी और ये लाइट भी चली गई, पता नहीं कब आएगी। देखो तो पूरा ट्रांसफार्मर ही गिर गया, पता नहीं कब तक लाइट आएगी। सर्दी से तो हमारा हाल ही बुरा हो जाएगा। तभी कामिनी की खिड़की के पार महेश जी के घर में एक पीली रोशनी नजर आई और बच्चों के खिलखिलाने की आवाज आई। ये क्या, पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ है और इनके घर में ये रोशनी कहाँ से? और इतनी सर्दी में भी इनके घर में बच्चे हंस रहे हैं। आखिर ऐसा भी कौन सा जुगाड़ कर लिया इन लोगों ने? हम लोगों के सर्दी में ये बुरे हाल हो रहे हैं और वो लोग हंस रहे हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर गिर जाने के कारण पिछले 48 घंटे से गांव में बिजली नहीं आई। सभी सड़क भी बंद थीं। जितने में अमीर लोग थे, सर्दी के कारण उनके बुरे हाल हो गए क्योंकि उनके सारे साधन तो लाइट से ही कनेक्टेड थे। अरे बेटा राहुल, आंखें खोलो बेटा। देखो मम्मी ने तुम्हें 3-3 कंबल उड़ाए, बिजली क्यों नहीं आ रही है? ओहो, मेरे बेटे को इतनी तेज बुखार है, मैं क्या करूं? कोई तो मदद करो। कामिनी ने अपने पति को आवाज दी पर वो भी क्या कर सकते। माचिस की तीली जलाकर देखा तो राहुल के होंठ नीले पड़ चुके थे। आज पहली बार कामिनी को अपनी अमीरी पर गुस्सा आ रहा था। उसके अंदर का घमंड अब डर में बदल चुका था। तभी उसे याद आया कि मीना लोगों ने अपने जुगाड़ से हीटर बनाया है। उस हीटर को गर्माहट देने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है। मीना दीदी, दरवाजा खोलिए, सर्दी के कारण मेरा राहुल मर जाएगा। मैं आपसे मदद मांग रही हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। मीना हाथ में तेल का दिया दिए दरवाजा खोलती है। कामिनी के बिखरे बाल, बहते आंसू और गोद में तड़पते बच्चों को देखकर मीना घबरा जाती है। अरे कामिनी, क्या हुआ? अंदर आओ, जल्दी आओ, बाहर बहुत ठंडी हवा है। जैसी कामिनी घर के अंदर घुसती है उसे गर्माहट का एहसास होता है। करिश्मा का बनाया मिट्टी का हीटर कमरों के बीचों बीच जल रहा था, जिससे पूरे कमरे में गर्माहट बनी हुई थी। देखिए, सर्दी के कारण मेरे बेटे राहुल के होंठ नीले पड़ गए हैं। क्या तुम लोग मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती हो? मीना ने बिना कुछ कहे कामिनी को गोद में राहुल को ले लिया और उसे मूंगफली के छिलके वाले गद्दे पर लेटा दिया। कविता, जल्दी से अजवाइन और सेंधे नमक की पोटली लाओ। मनीषा, वो तांबे के मटके से गर्म पानी निकाल और सौंठ की गोली पीस लो, जल्दी से। अगले आधे घंटे तक पांचों बहुओं ने एक इमरजेंसी टीम की तरह काम किया। कविता राहुल की छाती को अजवाइन की पोटली से सेक रही थी। मनीषा ने राहुल के तलवों पर गर्म तेल से मालिश की और मीना ने उसे साड़ियों वाली दलिया रजाई में पूरी तरह लपेट दिया। हमेशा आपके इन जुगाड़ों का मजाक उड़ाती रही मैं, लेकिन आज आपके ही जुगाड़ ने मेरे बेटे को बचाने में काम किया। आज मेरी सारी दौलत आप लोगों के जुगाड़ के सामने हार गई है। मुझे माफ कर दीजिए आप सभी लोग। कामिनी, पुरानी बातें भूल जाओ। देखो, राहुल का बुखार भी धीरे धीरे कम हो रहा है और उसकी सांसें भी ठीक हो रही हैं। कामिनी जी, वो एक कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। सुबह होते होते राहुल के ठीक होने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। पूरे गांव में महेश जी का घर एक ऐसी जगह बन चुका था जहां सर्दी के बचने के जुगाड़ थे। देखते ही देखते गांव की सारी औरतें महेश जी के घर अपने बच्चों को लेकर आ जाती हैं। मीना, हमारे पास पैसे हैं पर बाजार बंद है, ठंड से बच्चों के बुरे हाल हैं। क्या तुम हमें भी मक्के की रजाई बनाकर दोगी? हम इसकी पूरी कीमत देंगे। क्यों नहीं, ये तो मदद का समय है। दीदी सही कह रही हैं, मदद हम सबकी करेंगे, लेकिन ये जुगाड़ हमारी मेहनत और हुनर है। हम आप लोगों से उतना ही पैसे लेंगे जितनी उसकी कीमत होगी। सभी गांव वाले मान जाते हैं। देखते ही देखते घर का आंगन एक कारखाने में बदल जाता है। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 500 रुपए। कुछ ही दिनों में मनीषा की गुल्लक भर गई। यह सिर्फ पैसा नहीं था, उन ताने मारने वाली आवाजों का जवाब था। राघव, पायल, सुरेश, इधर आओ बच्चों। बच्चे दौड़ते हुए आए। मनीषा ने झोले से चमकते हुए नीले और लाल रंग के ऊनी स्वेटर, टोपियां और मोटे मखमली जूते निकाले। बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चाची, क्या ये नए स्वेटर टोपियां हमारे लिए हैं? हाँ बच्चों, ये तुम्हारे लिए हैं। आप कोई भी तुम्हें देखकर ये नहीं कहेगा कि महेश जी के घर के बच्चे खबरें पहनकर घूम रहे हैं। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने इन बच्चों का इतना मजाक उड़ाया और इन्हीं लोगों ने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। मनीषा जी के आंगन में उनकी जुगाड़ू बहुओं का बिजनेस चल रहा था। वही जुगाड़ जिसका कभी मजाक उड़ाया जाता था, आज वही जुगाड़ उनकी पहचान बन गया था।